नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत तत्वी। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। ज्ञानेश कुमार बेईमान हैं, ज्ञानेश कुमार बेईमानी कर रहे हैं। ये आरोप किसने किसने आज तक लगाया? राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी ने, ममता ने, उद्धव ने, शरद पवार ने, स्टालिन ने। ये सारे के सारे लोग पॉलिटिशियन हैं, विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष का नेता हो सकता है चुनाव हार रहा है तो खींच निकाल रहा हो। ये भाजपा के लोग तो यही कहते हैं ना कि ये हार रहे हैं इसलिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है इनका। ये हार रहे इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार हरिश्चंद्र की ही कंटिन्यूटी में जन्मे हैं, मतलब वही वाली आत्मा चली आ रही है, उसी आत्मा की पैदाइश ज्ञानेश कुमार में। लेकिन अगर चुनाव आयोग का कोई अफसर ये बोले कि बेईमानी हो रही है, वैध मतदाताओं को मतदाता सूची से काटने की साजिश हो रही है, चुनाव आयोग का अफसर और वो अफसर जिसके पास अथॉरिटी है, वो अफसर कहे कि ये सब कुछ हो रहा है, यानी ज्ञानेश कुमार बेईमान है, ज्ञानेश कुमार बेईमानी कर रहा है, ये आयोग का अफसर बोले, तो अब बताओ फिर क्या करें? इसके बाद, इस आरोप के बाद तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट को तत्काल सुओ मोटो लेना चाहिए कि भाई अब तो मामला गड़बड़ है। लेकिन सुओ मोटो तो दूर की बात है, इस खबर पर सन्नाटा है। ये खबर पूरी तरह दबाई गई है। जब मैंने खबर सर्च की तो सिर्फ एक हिंदी पोर्टल पर खबर मिली, बाकी ट्वीट के सहारे हम आए, क्योंकि हम कहे ना खबर वेरीफाई करते हैं। सिर्फ एक हिंदी पोर्टल पर, न्यूज पोर्टल पर खबर मिली। चुनाव आयोग के अफसर ने बताया है कि भैया बेईमानी कर रहे हैं ये लोग और हम ऐसे सिस्टम में नहीं नौकरी कर सकते, इस्तीफा ले लो। इस्तीफा दे दिया। अब मेरा सवाल एक है कि क्या ईडी के बाद ईसी पर एफआईआर दर्ज होगी? क्योंकि चुनाव आयोग के इस बेईमानी का संज्ञान, ज्ञानेश की बेईमानी का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले या न ले, लेकिन अगर एक अफसर ये कह रहा है कि ये बेईमानी की जा रही है और वो रिजाइन दे रहा है, तो एफआईआर के लिए मुझे लगता है कि ये पर्याप्त, प्रथम दृष्टया पर्याप्त है ये। अब ममता बनर्जी के हाथ में है, ईडी तो आ गई है चपेट में, ईसी को चपेट में लेती हैं या बख्श देती हैं। बस मैं खबर दिखाऊं और सीधा हेमंत जी के पास चलेंगे। भैया लाइए खबर, देखिए। सिर्फ पत्रिका में मुझे नजर आए और कहीं नहीं। वेस्ट बंगाल एसआईआर, असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे, साफ साफ है। यह कहकर बंगाल में चुनाव अधिकारी ने दिया इस्तीफा, खड़ा हुआ नया विवाद। चलिए आगे आइए, इस खबर में क्या लिखा है। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लगे एक असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एईआरओ के इस्तीफे के बाद विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई असली वोटरों के नाम जो है वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बेवजह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मामलों में डाला जा रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तो ये अद्भुत ही है। चलिए, अमर्त्य सेन को भी नहीं छोड़ा, भारत रत्न को, बताइए बेशरम, भारत रत्न को नहीं बख्शे। बागनान विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ मौसम सरकार ने ईआरओ अचिंत्य कुमार मंडल को अपना इस्तीफा सौंपा, साथ ही एसआईआर से जुड़े अपने कामों से छुट्टी देने का अनुरोध किया। इस्तीफा सौंप दिया तो छुट्टी है। उन्होंने गुरुवार को यह पत्र सौंपा और यह मामला शुक्रवार रात को तब सामने आया जब ईआरओ अचिंत्य कुमार मंडल ने पत्र मिलने की बात स्वीकार की और कहा कि उन्होंने इसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। अब सोचिए आप, ये गुरुवार को इस्तीफा दिया है, शुक्रवार को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, शनिवार की दोपहर है, लेकिन खबर गायब। जरा ट्वीट लाइए जहां से खबर मतलब सबसे पहले आनी शुरू हुई। ये उन पत्रकारों
को मैं फिर धन्यवाद देता हूं। आयुषी कर, हमने इनकी रिपोर्ट्स हेमंत भाई के साथ चर्चा की है, अभी आएगा चर्चा में। इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स की हैं। लास्ट वीक वी फाउंड दैट ECI's लेटेस्ट सॉफ्टवेयर relied on poorly digitized voter list. Yesterday, an election officer in West Bengal resigned in protest against this software. His resignation letter confirmed our report. Read my colleague आयुषी कर थ्रेड टू फाइंड आउट मोर। ये आयुषी कर ने पूरा थ्रेड डाला है, वो थ्रेड 1 2 3 जैसे आता है ना एक्स पे थ्रेड, वो है सब। मैं चाहूंगा कि अभी चर्चा में आ जाए वो बात। आयुषी और नितिन, ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लिए इन्होंने बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर के जो है लूप होल्स पर, और सॉफ्टवेयर कितना कबाड़ा है, फर्जी है, इस पर इन्होंने बहुत अच्छी और बहुत लंबी रिपोर्ट की थी। आपको याद होगा हमने इन्हीं दोनों के रिपोर्ट पर चर्चा भी की थी। हम और हेमंत जी ही थे, और आज भी हम हेमंत जी हैं, तो सारा मामला पुराना यहाँ पर कनेक्ट भी होता है कि देखिए अब तो मुहर लग गई भाई। ये देखिए यहाँ पर आयुषी ने जो पहला थ्रेड में पहला ट्वीट है, यस्टरडे एन असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर इन वेस्ट बंगाल टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू द ECI एडमिट्स SIR his complaint. ECI's recent algorithm was faulty and it was a ploy to discrepancies a large section of voters. Reporter collective has been tracking ECI's dubious software. ये जो है रिपोर्ट जो थी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, उसकी भी चर्चा की है। और ये नीचे देख लीजिए, रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ AERO। ये इस्तीफा है, इस्तीफे की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि ये कहीं संदेह न रह जाए कि ये कोई भी प्रोपोगेंडा या अफवाह का हिस्सा है कि हम बस हवा में आ गए हैं बात लेकर के। ये पूरा इस्तीफा है, और कंप्लीट इस्तीफे में क्या क्या लिखा है आगे मैं सीधा हेमंत जी के पास चलता हूं। हेमंत भाई, मुझे लगता है ये चुनाव आयोग से जुड़ी ये पिछले काफी वक्त में सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर। नॉर्मल सिर्फ इस्तीफा होता तो मैं इस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करता। उस अफसर ने इस्तीफा ही दिया इसलिए कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, वैध मतदाताओं को हटाया जा रहा है। अब क्या बच रहा है, अब क्या बच रहा है बताओ। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इस देश में एक आध आदमी अब भी ऐसा है जिसकी अंतरात्मा बची हुई है, जो सही मायनों में डेमोक्रेसी का पहरेदार है, और ये मौसम सरकार वही व्यक्ति है। इस देश के अंदर लाखों AERO हजारों तो ही, किसी को वो चीजें नहीं दिखाई थी जो इनको दिखाई थी, और वो सारी की सारी चीजें जो बिल्कुल इस पूरी SIR की वैधानिकता पर सवाल उठाती है, द वेरी पर्पज ऑफ इट, वो सारे का सारा। और ये पूरा एक क्रोनोलॉजी है। अगर आप चाहें तो मैं दर्शकों को उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना चाहूंगा कि ये जो मौसम सरकार का इस्तीफा है, ये कहीं आइसोलेशन में नहीं आ गया है। ये वो चीज है जिसको रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने SIR के ऑर्डर होने से लेकर के आज तक, पहले दिन से लेकर आज तक एक्सक्लूसिवली एंड एग्जॉस्टिवली कवर किया है। इसके हर एंगल को कवर किया है, ये तो मानना पड़ेगा। इसके लिए साधुवाद है अपने नितिन सेठी को भी और आयुषी सरकार को भी, इसमें कोई शक नहीं। पहला इस्तीफा हुआ है ये AERO का, लेकिन इसकी पूरी बैकग्राउंड देखते चलिए आप, पूरी बैकग्राउंड देखिएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल साम शीशे की तरह। ECI का जो लेटेस्ट एल्गोरिदम आया, जो अब जिसमें 1,31,00,000 को डाउटफुल घोषित कर दिया, फिर एक बटन दबाया वो घट के 95 लाख रह गए। ठीक, ये पूरे तरीके से खराब था, अनटेस्टेड था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। इसका केवल और केवल एक मकसद था कि बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में वोटर्स को वोट देने से रोकने का एक खेल था ये। सबसे पहले सामने क्या आया कि SIR के बीच में ही संदिग्ध वोटर्स का पता लगाने के लिए यह नया सॉफ्टवेयर पेश किया गया बीच में। आमतौर पे जब आप कोई चीज शुरू करते हैं SIR, तो आप सारी चीजें बताएंगे कि हमारी ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, इसको ऐसे लागू करेंगे। कुछ भी नहीं बताया गया, सीधे का सीधा लागू कर पेश कर दिया गया। करोड़ों वोटर्स को दोबारा वेरिफिकेशन के लिए इस सॉफ्टवेयर ने फ्लैग कर दिया। क्यों? क्योंकि राज्य तमाम जो थे वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार करने में थोड़ी सी तेजी दिखा रहे थे कि भाई फटाफट काम हो। ठीक, इस सॉफ्टवेयर ने दो गलतियां ढूंढी। डुप्लीकेट वोटर एक,
और लॉजिकल गड़बड़ियां 2। अब लॉजिकल गड़बड़ी क्या है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपके नाम की स्पेलिंग मेरे सामने लिखी हुई है आशीष चित्रांशी, ASH। ये इसको डिजिटाइज किया क्योंकि 2003-4 की लिस्टें थी पुरानी, वो तो हार्ड कॉपी में थी, उनको डिजिटाइज किया। तो इसको डिजिटाइज करते हैं, कुछ कमी रहेगी एक। उसके बाद जो अभी लिस्ट है उसमें AA लिख दिया किसी ने, आशीष आप घर पे नहीं थे, भाभी जी ने फॉर्म भर दिया, किसी ने भर दिया, तो वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होगी। ठीक। और डिजिटाइजेशन के अंदर भी कभी टेढ़ा हो सकता है, कभी मेढ़ा हो सकता है, कभी क्लियर ना हो, वो सारी चीजें। ठीक। जब डिजिटलाइज करते हो तो जो आप इतने बल्क में कर रहे हो, आप एक एक की क्वालिटी चेक तो करोगे नहीं, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, उसमें सारी चीजें हो रही। जब ECI के अधिकारियों ने करोड़ों वोटर को वेरीफाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन ECI की तरफ से एक भी लिखित निर्देश आज तक कोई नहीं आया, आज तक नहीं। ठीक। पिछले 1 दशक से ECI क्या कर रहा है, वोटर लिस्ट में गलतियों को ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा था। SIR के लिए वे एक नए तरह की गलती ढूंढ रहे थे, जिसे हल्के शब्दों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है, लॉजिकल गड़बड़ी की जाती कहा, जो मैंने आपको भी बताई। ECI 2003 में पिछले SIR से वोटर लिस्ट में गलत दावे करने वाले वोटर्स को भी ढूंढ रहा था। ठीक। अब ECI के एल्गोरिदम ने इन 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट को डिजिटाइज किया और SIR के दौरान सबमिट किए गए नए एनुमरेशन फॉर्म से उनका मिलान किया, जो मैं आपको बात बता रहा था। तो डिजिटाइज सूची में, क्योंकि आप तो 2003 में भी वोटर थे, उसमें आशीष चित्रांशी लिखा हुआ था सिंगल A। इस बार जो आया वो AA कर दिया, डबल करते ही आप डाउटफुल हो गए, रेड फ्लैग होगी। ठीक। तो बेसिकली क्या था, जब ECI के सूत्रों से जब इन्होंने बात की थी, पिछली स्टोरी जो हमने की थी आयुषी कार और नितिन सेठी ने, तो उन्होंने बताया था कि ये पुरानी जो वोटर लिस्ट थी ये ठीक से डिजिटाइज नहीं हो पाई थी। और इससे भी बड़ी बात क्या थी, ECI ने उनके डिजिटलाइजेशन को चेक करने की कोई कोशिश भी नहीं की, जो आ गया वो ठीक है, काउंटर चेक नहीं किया, उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। तब कहा गया कि ये भी नहीं पता लगा, इलेक्शन कमीशन के लोगों से बात की इन्होंने, अपने रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि अलग अलग राज्यों में डिजिटाइजेशन 95% सही है या 60% सही है। पिछली स्टोरी हमने यही की थी, आपको ध्यान होगा, 2-3 दिन पहले। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 राज्यों के अंदर 3.66 करोड़ वोटर्स रेड फ्लैग हो गए, संदिग्ध मान लिया गया। ठीक। और वो राज्य कौन से हैं? बंगाल और अपने क्या नाम है, उत्तर प्रदेश और ये सब। अब जो मौसम सरकार ने जो कहा है उसका, अब जब इस्तीफे के एक शब्द पढ़ेंगे, ये वो सारे फैक्ट्स हैं। उसने ये क्रोनोलॉजी यू की यू अपने इस्तीफे में लिख दी है। तो इसके बाद अब क्या बचता है, गणेश गुप्ता के पास कौन सा चेहरा बचता है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या अब इस सारे खेल का संज्ञान लिया जाएगा या अब भी बिहार वाला कार्यक्रम जारी रहेगा? बिहार में चुनाव हो गया, अभी तक ये नहीं पता वैधानिक है कि नहीं, इनको पावर भी है नहीं इस SIR कराने की या कुछ भी। पश्चिम बंगाल के जो एडिशनल चीफ इलेक्टोरल अफसर है, उसने भी माना था कि 2002 के पश्चिम बंगाल डेटा को जो CSV में बदलने में छिटपुट गलतियां हुई ही। ये कौन था? एडिशनल चीफ इलेक्टोरल अफसर, CEO का नेक्स्ट, उसने भी माना था। कई मामलों में डिजिटाइजेशन के बाद वोटर्स का नाम YA के रूप में दिखाई दिया, YA के रूप में एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। जैसे पिछली बार 0, हाउस नंबर 0, फादर का नाम XXX, YYY, ZZZ, जो सारे दिखाए थे। तो 2002 की लिस्ट के बाद आशीष भाई, उसमें लिस्ट में कई नाम बाद में फॉर्म 8 के जरिए ठीक किए गए थे। लिंग और उम्र के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, सारी जो भी टेक्निकल डिटेल्स उसके अंदर होती है। कई वोटर्स ने बाद के सालों में फॉर्म 8 के जरिए उन्हें ठीक भी करवाया था, तब के वोटर्स ने। लेकिन सॉफ्टवेयर ने इन पैरामीटर्स को बहुत जरूरी माना और वो रेड फ्लैग हो गए सारे के सारे। ये है खेल। 1 करोड़ 29 लाख, 1 करोड़ 31 लाख, 2 करोड़ 89 लाख, कर लीजिए क्या करेंगे। ECI ने जो बिहार के अंदर जो SIR किया, उसमें खेल किया। जो डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था उसको यूज ही नहीं किया, उसको यूज नहीं किया। और बिहार चुनाव की प्रक्रिया के दौरान रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यह बात बताई कि डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया, और आज की तारीख में भी हजारों डुप्लीकेट वोटर्स लिस्ट में अवेलेबल है, वोटर लिस्ट के अंदर। यह रिपोर्टर कलेक्टिव नहीं बताया था, उसके बावजूद उसको यूज नहीं किया। और सॉफ्टवेयर को जाके क्या बताया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये कूड़ा है, यही बताया ना, इलेक्शन कमीशन ने बताया, मैंने आपने बताया नहीं। उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर को नतीजों में गलतियों और बदलावों की वजह से छोड़ दिया गया।
ठीक, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, आपकी मर्जी, आपके पिताजी की दुकान है, चलाओ चलाओ मत चलाओ, क्या फर्क पड़ता है। अगर तब वो कूड़ेदान था, अब इन 12 राज्यों में क्यों ले आए उसको? हाँ, वो तुरंत वही कूड़ा नहीं, जो है। अब वो ठीक हो गया, अब वो ठीक हो हाँ, गया, अब वो ठीक हो गया है। कुछ दिनों के बाद ईसीआई फिर ईसीआईआर फेज एसआईआर फेज 2 करते समय फिर से इसी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करने लगी, डीडुप्लीकेशन का। ऑपरेशन में नए एल्गोरिदम में ज्यादा गलतियां हैं, जो चीजें गायब हैं वह संदिग्ध के तौर पर फ्लैग किए गए वोटर्स के मामले को सुलझाने के लिए एक साफ फ्रेमवर्क जो पिछले एल्गोरिदम प्रोटोकॉल में मौजूद था वो भी गायब कर दिया। कर ली, क्या करेंगे, ये एसआईआर, ये 12 लाइनों में पूरे एसआईआर का एक खाका है आपका। इसका मतलब क्या है कि इस एसआईआर के लिए ना तो कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड की गई, पहले जो होता है ना कि आप कोई काम करने चले कि आप इसको करेंगे, क्या करेंगे, करना क्या है, कैसे करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, क्या क्या टूल्स होंगे, कितना समय लगेगा, ये हमारा पूरा सिस्टम होगा। एक भी चीज में किसी पर ध्यान नहीं लगाया गया, केवल एक एजेंडा लगाया गया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड और व्हाटएवर रिलीजन, उन सबको एक खास अंदाज में टारगेट करके नाम उड़ा देने। सिंपल सी बात, आपने बिहार में भी देख ली, बाकी स्टेट्स के अंदर भी देख ली। अब ये बात बंगाल के अंदर कैसे पकड़ी जा रही, इसको समझना पड़ेगा। तो पहले दिन से मैं आपको एक बात कहता हूं, जहां पर भी विपक्ष के पास मजबूत संगठन है, मजबूत संगठन है, ग्रास रूट पर बीएलएज है, उनका लीडर फाइटर है और उसको पूरे प्रोसेस की समझ है, वहां ये पकड़ लिया गया। बिहार के अंदर ज्ञानेश गुप्ता क्या कह रहे थे, जीरो कंप्लेंट, जीरो डिस्क्रिपेंसी कह रहे थे ना। उसका एक मतलब मैंने आपको तब भी कहा था कि ये एसआईआर का डेटा बता देगा कि इस चुनाव का क्या होगा। और जब वो वोट कटे, हमने तय उस दिन बता दिया था कि 65 लाख वोट काट दिए हैं, हर कंस्टिट्यूंसी में 32,000 और एवरेज वोट कटे हैं, चुनाव तो गया बीजेपी के पास, याद होगा आपको ये बात। अब ये जो मौसम सरकार जो थे, ये ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर है, बीडीएमओ, ठीक है, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर थे। इनका जो इस्तीफा है, इसकी अगर आप भाषा पढ़ोगे, इसमें ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये ना केवल ज्ञानेश गुप्ता के लिए, ना केवल जस्टिस सूर्यकांत के लिए, ना केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए, पूरे देश के लोकतंत्र के लिए ये एक वेकअप कॉल है, अगर कोई इसकी गंभीरता को समझे तो। कारण बताता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 में इस देश में एक ही चीज ऐसी, आशीष भाई, आप भी इतने बड़े हो गए हो, जिसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता था। आप 18 साल के हुए, आपके घर आएगा बीएलओ, आपसे डॉक्यूमेंट लेगा, आपकी वोट बढ़ा देगा, आपको कहीं नहीं जाना। हम लोग तो ऐसे ही नहीं, इस बार संभाल लेना, पता लगे हो गया हो काम आपका भी बाहू वाला, इस बार तो हो गया काम, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ, चेक करवा लीजिएगा, हो गया होगा। नहीं हो भाई, चेक क्या करवाना, नहीं हो। हाँ, तो आपका रेड फ्लैग हो गया होगा पक्का, आपके जिस तरह के कर्म है ना, वो किसी उसने बता दिया होगा पन्ना प्रमुख ने, इसको तो बिल्कुल ही वोट नहीं चाहिए। तो जो मैं, और एक सीरियस नोट जो मैं बात करना चाह रहा हूं, ये जो अधिकार संविधान प्रदत्त था, जिसके लिए आपको कहीं मारा मारी, और तो हर चीज के लिए आपको फार्म भरने से लेकर तमाम चीजें करनी पड़ती, ये चीज आपके यहाँ 52 से लेकर के और आज 2026 आ गया, इन लगातार सालों के अंदर एक ही चीज ऐसी थी जो आपके घर के दरवाजे पर अवेलेबल थी। ज्ञानेश गुप्ता ने सत्ता के साथ मिलकर के इस देश के अंदर एक ऐसा वोटिंग तंत्र बनाने की ठानी, जिसके अंदर संविधान बाढ़ में जाओ, लोगों के अधिकार बाढ़ में जाओ, केवल चुनाव का परिणाम महत्वपूर्ण है, और परिणाम किसी एक्स के पक्ष में कैसा लाया जाए, उस पर सारे का सारा जोर है। ये बात समझनी पड़ेगी, सारे देश को समझनी पड़ेगी कि आमतौर पे इस देश में, आमतौर पे नहीं, आज तक इस देश में जितने भी चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, उन सबका एक सूत्री ध्येय था कि इस देश का आखिरी वोटर भी वोट के अधिकार से वंचित ना हो जाए। आपको ध्यान होगा ना, पहाड़ों में, हिमाचल में, अरुणाचल में, ऐसे ऐसे जगह भी है जहां पर केवल एक व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति, और उसके लिए 3-3 दिन चल के पोलिंग पार्टियां पहुंचा करती। और अब हालत यह है कि शहर के बीचों बीच डीसी ऑफिस के चंद कदमों पर रहने वाले लोगों के वोट कट रहे हैं। क्यों? ये रेड फ्लैगिंग अब हो रही है। मैं आपको पहले कहा करता, ये जो पन्ना प्रमुख वाला मॉडल है, ये रेड फ्लैगिंग तब से चल रही है। पूरे का पूरा एक पैटर्न था,
अब उसको संवैधानिक स्वरूप पहनाया जा रहा है, जो इनके पास पूरे का पूरा एआई के जरिए इन्होंने सारा डेटा एनालाइज कर लिया है, किस बूथ पर कितने वोट आते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता है, और कितना खेल करें तो हमारी जीत 100% सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक, पन्ना प्रमुखों के फीडबैक के आधार पर वो सारे का सारा खेल हो रहा है ये, और इसमें पूरा तंत्र इन्वॉल्व है। अब दुर्भाग्य की बात यह कि सीधे चुनाव आयोग इन्वॉल्व है, किसी सवाल का जवाब नहीं है। कितने बीएलओ चले गए, कितने बीएलओ की मौत होगी पूरे देश के अंदर, हाहाकार मच गए। और सुप्रीम उसमें संसद के अंदर क्या कहते हैं कि अभी क्लियर नहीं है, कारण नहीं पता क्यों मरे, ये कहा गया सरकार की तरफ से, रीजंस आर येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। तो संवेदनहीनता की वो स्थिति, मरे हुए लोगों को भी किस तरीके की वो नहीं है। इंदौर के अंदर 17, 18, 19 मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, भाइयों ने हाईकोर्ट में कहा 3 ही मरे, 3 मरे हैं, तो फिर 2-2 लाख रुपए मुआवजा 16 को कैसे दे दिए, कोई पूछने वाला नहीं। कौन पूछेगा ये, कौन तो पूछेगा? पूरी की पूरी जो स्थिति है आशीष भाई, ये जो चुनाव को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जो गणेश गुप्ता कर रहे हैं, उनको संविधान कभी माफ नहीं करेगा। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करूंगा कि एक बार इस मामले को उस सेंसिटिविटी के साथ देखे जो ये डिजर्व करता है, वरना जो बिहार का चुनाव परिणाम आया, बाकी सारी स्टेट्स में आने में कोई परेशानी नहीं है। जो वन नेशन वन लीडर की जो थ्योरी थी 100 साल से, उसको हासिल करने की तरफ ये बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, संविधान क्या इनको माफ करेगा जब ये माफी नहीं मांग रहे हैं? ये कहाँ माफी मांग रहे हैं संविधान से? संविधान इनको माफ नहीं करेगा, ये संविधान को साफ कर देंगे। उससे पहले आप देखते जाइए, संविधान माफी देने लायक ही नहीं रहेगा, संविधान को साफ कर देंगे सब, माफ से पहले साफ। इजाजत दीजिए हमें, कार्यक्रम में जो तथ्य थे सब रख दिया, क्योंकि खबरें और भी कई हैं तो लाना है, वक्त रहते हुए आप तक वो सारी खबरें लानी है। तो अभी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।